मुताबिक के एफसी के एहलकारों को ये साथ लेकर चले गए। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 हमारे एफसी के जवान जो हैं उन्हें बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया। 7 बीएलए के दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए। लेकिन पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में 1 लाख शहीदों की कुर्बानी देने के बाद कोई 150 अरब रुपए के नुकसानात उठाने के बावजूद साहब, आपने अभी हाल ही में बात की थी कि टीटीपी का खतरा किसी हद तक कंटेन कर लिया गया, अफगानिस्तान के साथ मामलात करके, चाइना की भी उसमें हेल्प थी, लेकिन बीएलए के हवाले से आपने तब भी ये कहा था कि एक मंडलाता खतरा है, और हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी काफी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। आज ये सूरत हाल है कि 2 सूबे तकरीबन हमारे हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस जंग का इख्तिताम तो दूर की बात, हमें ये नहीं मालूम कि अब इसको हैंडल कैसे करना है। ये क्राइसिस इतना बड़ा खड़ा हो गया है, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन नजर आ रही है पूरी रियासत में, इतनी मायूसी फैलाई जा रही है, और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के 60 से 70% इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी, पुलिस और एफसी के लिए भी प्रैक्टिकली नो गो एरिया बनते जा रहे हैं अगर वो छुट्टी पे या खाली हाथ या फैमिली के साथ उन इलाकों से गुजरने की कोशिश करें तो। ये एक कैटेस्ट्रॉफिक फेलियर है स्टेट का, स्टेट पॉलिसीज का। आज हम इसी पर बात करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या वजह है कि अभी तक हमको इस जंग की कोई एंड स्टेट नजर नहीं आ रही। हमें यह नजर नहीं आ रहा कि इसकी टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी। एक मुसलसल जंग है, एक मुसलसल कत्लेआम है, एक मुसलसल दहशतगर्दी है, लेकिन पूरी रियासत को समझ ही नहीं आ रहा कि इस फितने का मुकाबला कैसे करना। अकबर बुगटी 2006 में कत्ल हुआ था, उससे कुछ अर्सा पहले बीएलए ने बगावत शुरू की थी, तो उसको भी तकरीबन 20 साल हो गए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बगावत को। कभी उठती है कभी दबती है, लेकिन अब ये कैफियत है कि प्रैक्टिकली जिस इंटेंसिटी पे, जिस शिद्दत पे वो इस वक्त बलूचिस्तान में बरपा है, इससे पहले कभी पिछले 20 साल में बरपा नहीं हुई थी। और जहां तक जहन्नुम के कुत्ते खवारिज का ताल्लुक है, ये भी 2004, 5, 6 में जो इन्होंने बगावत शुरू की थी, मुख्तलिफ अदवार से गुजरती भी। कभी हमने इनका सरकोबी की, इनको दबा लिया, इनको मारा, इनको जलील किया, लेकिन अब ये फिर एक इमरान के दौर में जो इनको रिसर्जेंस मिली है, जो अफगानिस्तान से लाकर इनको दोबारा पाकिस्तान में जगह दी गई है, अब दोबारा हम उस स्टेट पे आ गए जिस पर हम 2007 और 8 में हुआ करते थे। वो सारी कुर्बानियां जो हमने दी थी, अब नजर आ रहा है कि नाउजुबिल्लाह जैसे कहीं जाया ना हो जाए। तो अगेन व्हाट वेंट रॉन्ग और अब इसको ठीक कैसे करना है, हम बहुत साफ और सख्त बात करेंगे। लिहाजा इस, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती का मामला है, और अगर इस वक्त इस क्राइसिस, इस फितने को हैंडल नहीं किया गया, तो भारत की जानिब से जो दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, जो दूसरा हमला हमारे ऊपर होने वाला है, उसमें हमें बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा कि हमारी पुष्ट इस वक्त गैर महफूज है। हमारे एयर बेसिस, हमारे कॉन्वॉयज, हमारे मिलिट्री कंटोनमेंट्स, वो सब गैर महफूज हैं, चूंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और खवारिज जहन्नुम के कुत्ते इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। भारत ने हमला करने से पहले अपनी तमाम मुफ्ती बाहिनियों को एक्टिवेट कर दिया है, जिस तरह उसने मशरकी पाकिस्तान में किया था। तो अब हम आपसे बहुत साफ बात करेंगे कि प्रॉब्लम आ किधर रही है। देखिए, जब आप किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की बात करते हैं, जब आप इस लेवल पर बगावत बर्पा हो जाए मुल्क में, उसको निमटने की बात करते हैं, उसको क्रश करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले यह सवाल आता है उस मुल्क की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की ओनरशिप का। क्या उस मुल्क की हुकूमत और सियासी हुकूमत इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए यकसू है, मुत्तहिद है, ओन करती है, रिस्पॉन्सिबल फील करती है, जिम्मेदारी महसूस करती है, ये समझती है कि ये इसकी जिम्मेदारी है हुक्मरान होने की हैसियत से कि हमने मुल्क में बर्पा होने वाले इस फितने को खत्म करना है। पॉलिटिकल ओनरशिप सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर है। श्रीलंका में तमिल टाइगर्स ने 30 साल जंग की, 30 साल, हम तो 20 साल कह रहे हैं ना, अभी तो मजीद श्रीलंका में तो 10 साल और चली। पुरेस जंग वहां भी लाखों लोग मारे गए इस जंग में।
लेकिन श्रीलंका की मरकजी हुकूमत हमेशा यकसू रही कि तमिल टाइगर्स को हमने हर सूरत में क्रश करना है। ये ऐसे दहशतगर्द थे कि जिनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं किए जा सकते थे। जब भी मुज़ाकरात किए गए उन्होंने मुज़ाकरात को तोड़ा, और वो ऐसे दुश्मन बन चुके थे कि जिसको हर सूरत में आर या पार रियासत ने खत्म करना था। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ श्रीलंका की यह थी कि उनकी कौम को कोई कंफ्यूजन नहीं थी, क्योंकि उनकी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात पर यकसू थी कि हमने तमिल टाइगर्स को खत्म करना है। एक मर्तबा जब पॉलिटिकल लीडरशिप ओनरशिप ले लेती है तो फिर वो रियासत के तमाम एलिमेंट्स ऑफ पावर इस्तेमाल करती है उस फितने को खत्म करने के लिए। जैसे टर्की में आपने देखा कि अभी पीकेके, वहां भी जो कुर्दिश दहशतगर्द थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे बीएलए हमारी तरफ है, 30-40 साल उन्होंने भी जंग की तुर्की के खिलाफ। लेकिन अर्दोगान गवर्नमेंट पिछले 20 साल से मुसलसल डिटरमिन्ड थी कि हमने इस फितने को खत्म करना है। टोटल पॉलिटिकल ओनरशिप थी टर्किश गवर्नमेंट की। उन्होंने सारे एलिमेंट्स ऑफ पावर इस्तेमाल किए, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इंफॉर्मेशन वॉर के हो। क्योंकि लीडरशिप यकसू थी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, इंगेज करती थी, जहां जरूरत है जंग की वहां हार्ड पावर इस्तेमाल करती थी। इन सब कंबाइन करके जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर डिप्लॉय हुए तो अब पीकेके ने तुर्की में हथियार डालना शुरू कर दिए। अब कल एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमें आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिली कि अब जो प्रॉक्सीज हैं इंडिया की, उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ चुका है। मीनवाइल हमने कोयटा से पंजाब आने वाली एक बस से जो इंसिडेंट हुआ, अफसोसनाक इंसिडेंट, जिसमें बाकायदा आईडी कार्ड, ये पुरानी रविश है, आईडी कार्ड देख के गोलियां मार दी जाती हैं और फिर वो लाशें आती हैं पंजाब, वो वाकया देखा। मुझे आपसे ये जानना है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जैसे ही एलामिया सामने आए, स्टेटमेंट सामने आई और उसके बाद ये कार्रवाई होना, इसका ये मतलब है कि वो ना सिर्फ बिल्कुल खौफजदा नहीं है और वो कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए। तो फैसला कुन कार्रवाई क्या होगी? देखिए, हमने ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का एक दूसरा पहलू है, वो ये है कि ये अब जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको और इमदाद देंगे इंडिया वाले, और उनको कहेंगे कि अपने ऑपरेशंस और तेज करें, और खसूसन बीएलए। तो वो तो अब हो गया ना, वो तो उन्होंने कर दिया। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो हमारा जो मौक़िफ़ है कि हम अब डिसाइसिव एक्शन लेंगे, आपसे सवाल पूछा, तो अब डिसाइसिव एक्शन क्या है? ये कोई पहली दफा तो नहीं हमने ये बात सुनी। हमें तो जब से ये चल रहा है मामला, हमें ये कहा जा रहा है कि हम अब छोड़ेंगे नहीं, हमें पूरा ठीक कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे, डिसाइसिव एक्शन लेंगे। मगर क्या डिसाइसिव एक्शन? अब लेट्स एग्जामिन दिस, ये डिसाइसिव एक्शन हो क्या सकता है? डिसाइसिव एक्शन, आप इतना बड़ा इलाका है बलूचिस्तान का, आप वहाँ आपकी सारी फौज जो है कंटोनमेंट्स के अंदर 30, 40, 50 हज़ार होगी, उसके साथ तो आप कंट्रोल नहीं कर, डिसाइसिव एक्शन नहीं ले सकते। तो इतना बड़े इलाके के लिए आपको तो 500,000 आर्मी चाहिए, सारे इलाके में छा जाए और सारा बॉर्डर सील कर, तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द थ्रेट फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना? तो आप मिलिट्री एक्शन तो बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, वो तो बड़ा मुश्किल है। वो अगर आपको इंटेलिजेंस हो कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है तो फिर आप थोड़ा बहुत कोई एक्शन कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट गुड इनफ। इतना लंबा बॉर्डर है ऑल द वे टू ईरान, सो इट्स इम्पॉसिबल कि आप बलूचिस्तान के अंदर डिसाइसिव एक्शन ऐसा लें जिसके साथ बीएलए की बैक तोड़ दें, आप कमर तोड़ दें, उसको वाइप आउट कर दें, डिग्रेड कर, तो फिर क्या रह गया? और जब आप ये कोशिश भी करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर आप कोई एक्शन लें, ये एक अनफॉर्चुनेट अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर होती है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। हर जगह पे जहां जंग हो रही हो तो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।